पत्रकारिता करना गुनाह है, सच दिखाना गुनाह है। ये दो सवाल आप अपने आप से पूछिए। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में पत्रकारिता वो चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आप देखिए कि आज चौथे स्तंभ को कैसे ढहाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। एक खबर निकल करके सामने आई है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक पत्रकार वो स्कूल को लेकर के, सरकारी अस्पताल को लेकर के अपने YouTube चैनल पर खबर दिखा रहा था। 10 दिन पहले गायब हो जाता है। 12 दिन पहले उसने सरकारी अस्पताल की हालात उस सबके सामने रखे थे, और अब उस पत्रकार का शव मिला है। गाड़ी मिली है नदी के अंदर। गाड़ी भी किसी दोस्त की थी, किसी दोस्त की गाड़ी थी, और गाड़ी मिली है भागीरथ नदी में, और उसका शव मिला है बैराज में। यह हालत है आज देश के अंदर पत्रकारों की। और वैसे ही आपके जो जितने भी ये मेन स्ट्रीम वाले हैं, वो तो पूरी तरह से पत्रकार की जगह पर प्रवक्ता बन चुके हैं। कोई कहता है पर्स रखते हो या नहीं रखते हो, टॉनिक कौन सा लेते हो मोदी जी, आप थकते क्यों नहीं हो। फिर उसके बाद में इनकी कमी जब लगने लगी तो अभिनेताओं को बुला लिया, उनसे पूछवाया गया कि आम कैसे खाते हो, चूस करके खाते हो कि काट करके खाते हो। लेकिन जो असल पत्रकारिता है, मुद्दों को लेकर के, करप्शन को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, वो बंद हो गई है, खत्म हो गई है। और ऐसे में जो कोई कर रहा है तो उसको कैसे खत्म किया जा रहा है, इस चीज को देखिए आप। ये है राजीव प्रताप, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के राजीव प्रताप। राजीव प्रताप हैं और दिल्ली से ही IIMC से पास आउट हैं। अगर पेशे में देखेंगे तो मेरे से जूनियर हुए ही। और ये उत्तराखंड दिल्ली लाइव करके अपना एक YouTube चैनल चलाते थे। 12 दिन पहले इन्होंने अपने इलाके के एक सरकारी अस्पताल की एक रिपोर्ट दिखाई, और उसमें दिखाया कि कैसे शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं जगह जगह पर। जो सरकारी अस्पताल के हालात हैं वो बद से बदतर हैं, कुत्ते घूम रहे हैं वहां पर। इस तरह की रिपोर्ट दिखाई। पत्नी को भी बताया कि कुछ लोग मुझ पर लगातार दबाव बना रहे हैं। 12 दिन पहले एक रिपोर्ट की थी, आखिरी रिपोर्ट उनके चैनल पर 12 दिन पहले की है। पत्नी से रात को बात करते हुए कहा कि मुझ पर कुछ लोग दबाव बना रहे हैं, मुझको कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। फिर उसने पत्नी को कहा कि ज्यादा वैसे लोड लेने वाली बात नहीं है, पत्रकारों को अक्सर ऐसी धमकियां मिलती रहती है। अब पत्नी खुद ये बातें बता रही है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, और पत्रकारों के लिए वैसे तो कोई स्वर्णिम काल रहा नहीं, कभी कोई गोल्डन एरा रहा नहीं। हर सरकारें अपने अपने दौर में पत्रकारों को कुचलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन आप देखिए कि उत्तराखंड के धामी की सरकार वो इस मामले के अंदर क्या न्याय कर पाएगी। पत्नी ने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं परेशान हूं, बेचैन हूं, कुछ लोग जो है धमकी दे रहे हैं बार बार कि स्कूल की वीडियो, अस्पताल की वीडियो डिलीट कर दो। और जब वीडियो डिलीट नहीं की तो उसके बाद में वो गायब हो गए। परिवार 10 दिन तक भटकता रहा दर दर। 10 दिन तक भटकता रहा परिवार। और उसके बाद में ये तस्वीर देखिए आप, ये गाड़ी वो नदी के अंदर बहती हुई मिली, और गाड़ी से कुछ दूर शव मिला है बैराज के अंदर। वहां पर राजीव प्रताप का शव मिला है। और अब पत्नी जो है बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। मतलब व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहती हूँ, और मेरा नाम मुस्कान है, मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी वो 11 बजे हुई थी उनसे, लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे। उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसा है। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी। तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर, वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं, आगे उनका ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर। तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे
वहाँ उनके साथ एक उनका दोस्त था, कुछ देर वो बैठे खाए पिए। सर मुझे उस बात का कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए क्या गए। मैंने उनको 11 बजे के बाद ट्राई किया था। लास्ट मैसेज जो मेरा था 11:50 पे उनको मैंने मैसेज किया था, उनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था सर। आज 3 दिन हो गए, मेरे पति का कुछ पता नहीं है सर। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पति कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो कहीं गिरा मरा, कुछ नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है सर ये किसी की साजिश है और कोई उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये इस तक ना पहुँच पाए। और मेरे हस्बैंड को इन्होंने लापता कर रखा सर। और मैं पुलिस प्रशासन से और सभी मतलब जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ। दिल्ली उत्तराखंड लाइव के सभी व्यूवर्स फॉलोवर्स से निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी हमारा सपोर्ट करें प्लीज़। मतलब हम इस कंडीशन में हैं अभी कि कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। आप सभी थोड़ा सपोर्ट करेंगे हमारा, तब जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें अपनी सहानुभूति दिखाएं और हमारे साथ खड़े रहें और मेरे पति को ढूंढने में हमारी मदद करें। आपने कहा कि उनको धमकियां मिल रही थी, तो कभी उन्होंने किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का नाम आपसे उजागर किया कि संस्था का? तो सर मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। मैं उनके साथ ही थी, मैं एक्चुअली अपने ससुराल में थी आजकल। तो मुझे फ़ोन में ज़रूर रहे थे, थोड़ा हिंट मुझे ज़रूर दे रहे थे कि मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है। मतलब मुझसे कह रहे थे मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ रहा है, मुझसे ये लोग कह रहे हैं कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे उनको। तो सर मतलब मैं इस बात में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकती कि मुझे क्या है क्या नहीं। उन्होंने उतना मुझे बताया था नहीं कुछ। पर ऐसे कि मुझे डाउट है कि मेरा पति ऐसा कहीं जा ही नहीं सकता। मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ, सबके सामने बोल सकती हूँ। और मुझे पूरा पता है कि उनको लापता किया गया है और मैं इसी उम्मीद में हूँ कि मेरे पति मुझे मिलेंगे। मैं आप सभी से, मीडिया प्रभारी सभी से हाथ जोड़कर पत्रकार महोदय से निवेदन करती हूँ कि कृपया मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करें। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। 19 सितंबर को अपने दोस्त की एक सफेद रंग की ऑल्टो गाड़ी लेकर के ये गया था, कायदे से भाई 19 सितंबर को दोस्त की एक ऑल्टो कार लेकर के राजीव गया था और पुलिस के अनुसार जो आखिरी उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाई दी है उसमें गाड़ी के अंदर ये अकेला था। कुल मिलाकर के एक थ्योरी ये भी चल रही है कि इसको रोड एक्सीडेंट बता करके मामले को खारिज कर दिया जाए, दबा दिया जाए। लेकिन क्या वाकई जो पुलिस बता रही है वही अंतिम सत्य है, या फिर अभी इस मामले में तफ्तीश होनी बाकी है? क्योंकि बहुत सारे मामलों में ऐसा भी हुआ है कि पुलिस ने, अदालत ने फैसला सुना दिया और उसके बाद में जब उस केस पर दोबारा से किसी पत्रकार ने खोजबीन शुरू की, दोबारा से उस खबर का मीडिया ट्रायल हुआ, तो उसके बाद में केस खुले हैं और उसके बाद में फिर से अदालतों ने माना कि हां, हमसे उस वक्त में गलती हुई। तो पुलिस जो बात कह रही है या अदालत कई बार जो बात कह देती है, जरूरी नहीं कि हमेशा वही बात अंतिम सत्य हो। राजीव के साथ में क्या हुआ, जरा सोचिए इस बात को। एक नौजवान लड़का, क्या वो वाकई आपको लग रहा है कि जो बात वो कह रहा था और उसके बाद में उसकी पत्नी ने जो बातें कही है वही हुआ है, या पुलिस जो कहने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है, वो हुआ है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में वैसे भी गिने चुने आदमी हैं, गिने चुने पत्रकार हैं जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। और ऐसे में भी अगर कोई मेनस्ट्रीम मीडिया से है या कोई पॉपुलर यूट्यूब चैनल से है या कोई दिल्ली नोएडा का पत्रकार है, अगर उसको खरोंच भी आती है तो उसके बाद में सब जगह हल्ला होने लगता है। कोई अगर माँ बहन की फोन पर गालियां भी दे देता है तो दिल्ली नोएडा वाले उसको जो है उस ऑडियो को रिकॉर्ड करके वो अपने ट्विटर हैंडल पर डाल देते हैं और वहीं से जो है वो फिर उनके समर्थन में बहुत सारे लोग हैशटैग चलाने लगते हैं कि आई सपोर्ट फला फला, आई सपोर्ट फला फला। लेकिन
दूर दराज के क्षेत्र में जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो लगातार खनन माफिया से भिड़ रहे हैं, रेत माफिया से भिड़ रहे हैं, जो अलग अलग जगह पर भू माफियाओं से भिड़ रहे हैं, जो असल में स्टोरी निकाल करके ला रहे हैं, वो कब खुद स्टोरी बन जाते हैं पता नहीं चलता है। दिनांक 19 को राजीव प्रताप के परिवारजनों द्वारा राजीव की मिसिंग के संबंध में थाने में सूचना दी गई थी। उसके पश्चात हमारे द्वारा जो विभिन्न सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात हमको ये पता चला कि 18 तारीख की रात में राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे और उसके बाद अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के गंगोरी की तरफ चले गए थे। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। उसके पश्चात से हम लोग लगातार इनकी सर्च कर रहे थे। गाड़ी को भी बाहर निकाल करके जब चेक किया गया तो उसके अंदर इनकी चप्पल मिली। उसके पश्चात से नदी में हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग की गई। दिनांक 28 को इनकी डेड बॉडी जोशियाड़ा बैराज से मिली थी। उसके पश्चात पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इनकी डेथ जो है चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज के कारण होना बताया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा इस तरीके की छोटे एक्सीडेंटल इंजरीज होना बताया गया और उसी से उनकी मृत्यु की संभावना बताई गई है। इसके पश्चात घर वालों द्वारा क्योंकि कई अन्य फैक्ट भी लाए गए थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग विवेचना में उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और वर्तमान में विवेचना की कार्रवाई प्रचलित। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव प्रताप के मामले में क्या सच्चाई सामने भी आएगी, और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो सरकार का गुणगान करने वाले लोग हैं वो सिक्योरिटी लेकर के घूमते हैं, और जो सरकार के खिलाफ जो खबर है या सरकार के खिलाफ जिस तरीके से सिस्टम सिड़ा हुआ है उसको दिखाने वाले लोग हैं, उनको क्या मिल रहा है। सुधीर चौधरी सरकार के जाने माने, आप ये कह सकते हैं, गुणगान करने वाले पत्रकार हैं, और अब तो ये दूरदर्शन तक पहुंच गए हैं, जी न्यूज, और उसके बाद में सफर तय करते करते वहां तक ये पहुंच गए हैं। और इनके पास में, भाई साहब के पास में एक्स कैटेगरी की सुरक्षा है, वो भी 2015 से है। हालांकि एक वक्त में खुद 100 करोड़ की दलाली मांगते हुए तिहाड़ जेल तक पहुंच गए थे, लेकिन अब देखिए चीजें बदल जाती हैं, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाता है, और अब जो है वो एक्स कैटेगरी की सुरक्षा में भाई साहब चलते हैं पूरा लाव लश्कर के साथ में। तो जो सरकार का गुणगान करने वाले हैं वो सिक्योरिटी में है, सरकार से सवाल पूछने वाले हैं वो किस हालात में, आप देख लीजिए। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें सीपीजे, कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, वो रिपोर्ट बताती है कि 1992 से लेकर के और 2024 तक अलग अलग जगह पर 61 पत्रकारों को मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ ताजा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आपको अभी हाल में याद होगा, एक खबर निकल करके सामने आई थी और बड़ा जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों ने उस खबर को लिया था। मुकेश चंद्राकर, छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा की अभी अभी नई नवेली सरकार बनी थी और मुकेश चंद्राकर, उनका एक मामला निकल करके सामने आया। एक आदिवासी युवक पत्रकारिता कर रहा था, मुकेश चंद्राकर, खबर दिखाने की कोशिश की, सच्चाई दिखाने की कोशिश की, सड़क को लेकर के जिस तरीके से करप्शन वहां पर किया जा रहा था, सड़क बनाने वाले जो ठेकेदार थे उनके खिलाफ स्टोरी की, और उसके बाद में सेफ्टी टैंक के अंदर उसकी शव मिला था, सेफ्टी टैंक में। लेकिन वहां पर वो आखिरी मामला नहीं था, उसके बाद में अभी ये मामला सामने आ गया। एक और मामला इसी साल निकल करके सामने आया, राघवेंद्र वाजपेयी, और ये एएनआई एजेंसी के पत्रकार थे। राघवेंद्र वाजपेयी सीतापुर उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी की शासन वाली सरकार में उत्तर प्रदेश में सीतापुर के अंदर इनके ऊपर हमला करके इनको भी निपटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। एक और खबर सामने आई, जून में उड़ीसा के एक पत्रकार नरेश कुमार, इनकी गाड़ी पर हमला किया गया, और उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार है, अब इनको भी निपटा दिया गया। गौरी लंकेश, बड़ा नाम, और इसीलिए मैं कहता हूं जो बड़े नाम है उन पर तो चर्चा हो जाती है, लेकिन ये जो नाम मैं बता रहा हूं, नरेश कुमार, राघवेंद्र वाजपेयी, बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। गौरी लंकेश पर 2017 में उनके घर के बाहर उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया, और कथित तौर पर हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए लोग थे।
तो पत्रकारों को किस तरीके से चुन चुन करके निपटाया जा रहा है, चुन चुन करके मौत के घाट उतारा जा रहा है, इस चीज को जरा देखिए। मौजूदा वक्त में पत्रकारिता बची नहीं है, हर चीज खांचे में बट गई है। टीआरपी का इतना बोझ है टीवी के अंदर, हर जगह पर व्यूज को लेकर के बोझ है बहुत ज्यादा। और ऐसे में अगर कोई सच दिखा रहा कहीं पर भी, तो जाहिर सी बात है उसकी आवाज बननी चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। लेकिन राजीव प्रताप, उनके भाई आलोक और उनकी पत्नी अब वो भटक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर पुलिस ने 10 दिन पहले जब वो गायब हुए थे उसी वक्त में अगर एक्शन लेना शुरू किया होता या सख्ती से जो है इस मामले में छानबीन की होती, तो शायद क्या पता कि वो जिंदा बच जाते। अब जिस तरीके से ये सारे घटनाक्रम निकल करके सामने आए हैं, पुलिस कह रही है कि उनकी गाड़ी मिली है, एक्सीडेंट एक तरीके से इसको बताने की कोशिश हो रही है। तो क्या वाकई एक्सीडेंट है या फिर पीछे कुछ लोग लगे हुए थे, उसकी वजह से, डर की वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया? पुलिस का एक बयान में सुन रहा था एसपी साहब का, तो वो कह रही थी कि सीडीआर वगैरह जो लास्ट कॉल होती है या लास्ट लोकेशन होती है वो सब निकालने की कोशिश की है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी संदिग्ध उनको मिला नहीं। अब बताइए आप, एक पत्रकार की जान चली गई और पुलिस को अभी तक कुछ अपनी छानबीन में कुछ संदिग्ध ऐसा दिखाई नहीं दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द इस मामले के अंदर पुलिस पूरा पर्दाफाश करे। हालांकि ये खबर कहीं पर चलेगी नहीं, किसी चैनल पर भी चर्चा नहीं होगी, यूट्यूब चैनल पर भी चर्चा नहीं होगी। ये एक बहुत कड़वा सच है कि यूट्यूब चैनल पर भी इसको लेकर के लोग बात नहीं करेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़ ही दीजिए आप। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी मुश्किल से एक अच्छा पत्रकार कोई व्यक्ति बनता है, बड़ी मेहनत से बनता है। उसके परिवार वाले कभी किसी को ऐसे तो पत्रकार नहीं बनाते कि ये जब अपनी जान दे देगा। लेकिन आज के वक्त में अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जो लोग धमकियां देते हैं, बहुत बार हमारे परिवार के लोग भी चिंतित हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े शहरों से लोग आते हैं या बड़े परिवार से लोग आते हैं, बड़े घरानों से लोग आते हैं, तो उनमें लोग जानते हैं कि हाँ कैसे चीज़ों से डील करना है। लेकिन जो छोटे शहरों से आकर के पत्रकारिता कर रहे हैं या जिनके परिवार में किसी ने पत्रकारिता पहले नहीं की है, वो बहुत डर जाते हैं। मैं अपना किस्सा बताता हूँ। मैं खुद गलवान घाटी में जब हमला हुआ था तो वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए चला गया। और जब वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए गया, मुझे लगता है कि शायद मैं ही इकलौता ऐसा पत्रकार होऊंगा जो दिल्ली से यूट्यूब चैनल के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए वहाँ 1 हफ्ते तक रहा था। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग करना शुरू किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने करने की वहाँ पर कोशिश की, काफ़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ पर की भी। लेकिन चूंकि वहाँ पर ऐसा माहौल बना हुआ था कि पता नहीं क्या हो जाए और पता नहीं चीन के साथ में कहीं युद्ध के जैसे हालात जो है ना बन जाए, युद्ध ना हो जाए। और गांव में, छोटे शहरों में, देहात में लोग डर जाते हैं कि वाकई पता नहीं कहीं गोली वोली तो नहीं चलेगी, मार तो नहीं देंगे, सरकार वहाँ पर उठा तो नहीं लेगी। और ख़ास तौर पर जब ऐसे माहौल में लोग जाते हैं या फिर ऐसी चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी कोई रिपोर्ट जो है वो मिलती भी नहीं है। कि जैसे मान लीजिए कि किसी ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो आप किस थाने में आपकी गिरफ्तारी हुई है, आपकी जो एफआईआर है वही आपको निकलवाने के लिए, आपके परिवार को निकलवाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा। पता भी नहीं चल पाएगा बहुत सहज तरीके से कि कहां पर गिरफ्तारी हुई है, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है, पुलिस भी अगर गिरफ्तार कर ले तो। और खास तौर पर जब ऐसे हालात होते हैं तो ऐसे हालातों में पुलिस के पास में एक्स्ट्रा पावर्स भी रहती हैं। पुलिस उसका इस्तेमाल करके भी गिरफ्तार कर सकती है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, नहीं बता सकते हैं, परिवार वाले घूमते रहे। तो मेरे घर से भी फ़ोन गए कि भैया ठीक है, बहुत रिपोर्टिंग हो गई, 1-2 दिन तुमने कर लिया, वापस आ जाओ। क्योंकि परिवार वालों को ये तो पता था कि हाँ वहाँ गया है तो रिपोर्टिंग तो ज़रूर करेगा। लेकिन बस यही कह करके मुझे मनाने की कोशिश की कि ठीक है, हो गया है, 1-2 दिन तुमने रिपोर्टिंग कर ली है, अब वापस आ जाओ। इस तरीके से लोग डरते हैं, इस तरीके से परिवार डरते हैं। और ऐसे में आप देखिए, जब ऐसी खबरें परिवार के लोग सुनते हैं ना तो बड़ा घबरा जाते हैं।
लेकिन फिर भी जैसे भी हालात है, जिस भी तरीके से हालात हैं, कोशिश है कि जितना लोगों के मुद्दों पर बात कर पाएँ, जितने दिनों तक बात कर पाएँ, कोशिश करेंगे बात करने की। नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि एक राजीव और उसके बाद में कोई एक और नाम पढ़ेगा। खैर, शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।